दोस्तों, ये हैं भारत के पहला प्रधानमंत्री, आधुनिक भारत निर्मातृ, पंडित जवाहरलाल नेहरू की महत्वपूर्ण कृति ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, हिंदी में विश्व इतिहास की झलक। अब इससे आगे की कथा आप सुनेंगे पंडित नेहरू जी की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आवाज में। पत्र संख्या 9, 14 जनवरी वर्ष 1931। पुरानी परंपरा का बोझ। कारागार में मेरी कुछ अजीब आदतें हो गई हैं। इनमें से एक है बहुत सुबह उठने की आदत, यहां तक कि भोर से भी पहले। मैंने ये आदत पिछली गर्मियों में शुरू की थी, क्योंकि मुझे भोर का आना और तारों का धीरे धीरे बुझना देखना अच्छा लगता था। क्या तुमने कभी भोर से पहले चांदनी देखी है और दिन में धीमा परिवर्तन देखा है? अक्सर मैंने चांदनी और भोर के बीच इस प्रतिस्पर्धा को देखा है, जिसमें भोर हमेशा जीतती है। इस अजीब अधे उजाले में कुछ समय तक यह कहना मुश्किल होता है कि यह चांदनी है या आने वाले दिन का प्रकाश, और फिर लगभग अचानक इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता और दिन हो जाता है और पीला चांद हार कर प्रतिस्पर्धा से पीछे हट जाता है। अपनी आदत के अनुसार आज मैं तब उठा जब तारे अभी भी दिखाई दे रहे थे और केवल हवा में उस अजीब सी चीज से अनुमान लगाया जा सकता था जो भोर से ठीक पहले होती है कि सुबह आ रही है। और जब मैं पढ़ने बैठा तो सुबह की शांति दूर की आवाजों और गड़गड़ाहट से टूट गई, जो लगातार तेज होती जा रही थी। मुझे याद आया कि आज संक्रांति का दिन है, माघ मेले का पहला बड़ा दिन, और तीर्थयात्री हजारों की संख्या में संगम पर सुबह के स्नान के लिए जा रहे थे, जहां गंगा जमुना से मिलती है और अदृश्य सरस्वती भी उनके साथ मिलने वाली मानी जाती है। और जब वे चलते थे तो गाते थे और कभी कभी मां गंगा की जय बोलते थे, गंगा माई की जय। और उनकी आवाजें नैनी कारागार की दीवारों के ऊपर से मुंह तक पहुंचती थी। जब मैं उन्हें सुन रहा था तो मैंने सोचा उस श्रद्धा की शक्ति के बारे में जो इन विशाल संख्याओं को नदी की ओर खींचती है और उन्हें कुछ समय के लिए अपनी गरीबी और दुहक भुला देती। और मैंने सोचा कि कैसे साल दर साल कितने सैकड़ों या हजारों वर्षों से तीर्थयात्री त्रिवेणी की ओर चलते आए हैं। मनुष्य आ सकते हैं और जा सकते हैं, और सरकारें और साम्राज्य कुछ समय शासन कर सकते हैं और फिर अतीत में विलीन हो जाते हैं, लेकिन पुरानी परंपरा जारी रहती है और पीढ़ी दर पीढ़ी इसके सामने झुकती है। तीसरा, परंपरा में बहुत अच्छाई है, लेकिन कभी कभी यह एक भयानक बोझ बन जाती है जो हमारे लिए आगे बढ़ना मुश्किल कर देती है। यह सोचना दिलचस्प है कि अटूट श्रृंखला जो हमें धुंधले और दूर के अतीत से जोड़ती है, इन मेलों के 1300 साल पुराने वर्णन पढ़ना, और तब भी मेला एक पुरानी परंपरा थी, लेकिन यह श्रृंखला हमसे चिपकने का तरीका रखती है जब हम आगे बढ़ना चाहते हैं, और हमें इस परंपरा की पकड़ में लगभग कैदी बना देती है। हमें अपने अतीत के साथ कई कड़ियां रखनी होंगी, लेकिन हमें परंपरा की कैद को भी तोड़ना होगा, जहां भी ये हमारी आगे की यात्रा में बाधक बने। हमारे पिछले 3 पत्रों में हम यह चित्र बनाने की कोशिश कर रहे थे कि 3000 और 2500 साल पहले दुनिया कैसी थी। मैंने कोई तारीखें नहीं दी हैं, मुझे वे पसंद नहीं हैं, और मैं नहीं चाहता कि तुम उनसे बहुत परेशान हो। इन पुराने समयों की घटनाओं की सही तारीखें जानना भी मुश्किल है। बाद में कभी कभी कुछ तारीखें देना और याद रखना आवश्यक हो सकता है, ताकि हम अपने मन में तथ्यों को सही क्रम में रख सकें। फिलहाल हम प्राचीन दुनिया का एक विचार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने ग्रीस और भूमध्य सागर, मिस्र, एशिया माइनर और फारस की एक झलक देखी है। अब आइए अपने देश वापस चलते हैं। भारत के प्रारंभिक इतिहास का अध्ययन करने में हमारी एक बड़ी कठिनाई है। यहाँ के प्रारंभिक आर्य या इंडो आर्य, जैसा कि वे कहलाते हैं, ने कोई इतिहास लिखने की परवाह नहीं की। हमने पहले के पत्रों में देखा है कि वे कई मायनों में कितने महान थे। उन्होंने जो पुस्तकें बनाई हैं, वेद, उपनिषद, रामायण,
महाभारत और अन्य पुस्तकें केवल महान लोगों द्वारा ही लिखी जा सकती थीं। ये पुस्तकें और अन्य सामग्री अतीत के इतिहास का अध्ययन करने में हमारी सहायता करती हैं। वे हमें हमारे पूर्वजों के रीति रिवाजों, सोचने और जीने के तरीकों के बारे में बताती हैं, लेकिन वे सटीक इतिहास नहीं है। संस्कृत में एकमात्र वास्तविक इतिहास, लेकिन बहुत बाद की अवधि का कश्मीर का इतिहास है। इसे राज तरंगिणी कहा जाता है, कश्मीर के राजाओं का इतिवृत्त, और इसे कल्हण ने लिखा था। तुम्हें यह जानने में दिलचस्पी होगी कि जैसे मैं तुम्हें यह पत्र लिख रहा हूं, रणजीत फूफा, मेरा साला जो अब मेरे साथ कारागार में है, इस महान कश्मीर इतिहास का संस्कृत से अनुवाद कर रहा है। उसने इसका लगभग आधा हिस्सा पूरा कर लिया है। यह बहुत बड़ी पुस्तक है। जब पूरा अनुवाद प्रकाशित होगा तो हम सब निश्चित रूप से इसे उत्सुकता से पढ़ेंगे, क्योंकि दुर्भाग्य से हम में से अधिकांश को मूल पढ़ने के लिए पर्याप्त संस्कृत नहीं आती। हम इसे न केवल इसलिए पढ़ेंगे कि यह एक बेहतरीन पुस्तक है, बल्कि इसलिए भी कि यह हमें अतीत के बारे में और विशेष रूप से कश्मीर के बारे में बहुत कुछ बताएगी, जो, जैसा कि तुम जानती हो, हमारी पुरानी मातृभूमि है। जब आर्य भारत आए तो भारत पहले से ही सभ्य था। वास्तव में अब उत्तर पश्चिम में मोहनजोदड़ो के अवशेषों से यह निश्चित लगता है कि आर्यों के आने से बहुत पहले यहाँ एक महान सभ्यता अस्तित्व में थी, लेकिन इसके बारे में हम अभी तक बहुत कुछ नहीं जानते। शायद कुछ वर्षों के भीतर हम और भी जाएंगे, जब हमारे पुरातत्वविद, वे लोग जो पुराने खंडहरों का विशेष अध्ययन करते हैं, वहां जो कुछ भी मिलना है उसे खोद निकालेंगे। इसके अलावा भी ये स्पष्ट है कि द्रविड़ों की तब दक्षिण भारत में एक समृद्ध सभ्यता थी, और शायद उत्तर भारत में भी। उनकी भाषाएं, जो आर्य संस्कृत की बेटियां नहीं हैं, बहुत पुरानी हैं, और उनका बेहतरीन साहित्य है। ये भाषाएं हैं तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। ये सभी भाषाएं अभी भी दक्षिण भारत में फलती फूलती हैं। शायद तुम जानती हो कि राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार के विपरीत भारत को भाषा के आधार पर बांटा है। यह कहीं बेहतर है, क्योंकि यह एक प्रकार के लोगों, एक भाषा बोलने वालों और आमतौर पर समान रीति रिवाज रखने वालों को एक प्रांतीय क्षेत्र में लाता है। दक्षिण में कांग्रेसी प्रांत हैं, आंध्र देश या उत्तरी मद्रास में आंध्र प्रांत, जहां तेलुगु बोली जाती है, तमिलनाडु या तमिल प्रांत, जहां तमिल बोली जाती है, कर्नाटक, जो बंबई के दक्षिण में है और जहां कन्नड़ या कनारिस बोली जाती है, और केरल, जो मोटे तौर पर मालाबार से मेल खाता है, जहां मलयालम बोली जाती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि भविष्य के भारत के प्रांतीय विभाजन में क्षेत्र की भाषा पर बहुत ध्यान दिया जाएगा। यहां मैं भारत की भाषाओं के बारे में कुछ और कह सकता हूं। यूरोप और अन्यत्र कुछ लोग कल्पना करते हैं कि भारत में सैकड़ों भाषाएं हैं। ये बिल्कुल बेतुका है, और जो भी ऐसा कहता है वह केवल अपनी अज्ञानता दिखाता है। भारत जैसे बड़े देश में निश्चित रूप से अनेक बोलियां हैं, यानी किसी भाषा के स्थानीय रूप। देश के विभिन्न भागों में कई पहाड़ी जनजातियां और अन्य छोटे समूह भी हैं जिनकी विशेष भाषाएं हैं। लेकिन जब आप भारत को एक पूर्ण रूप में लेते हैं तो ये सब महत्वहीन है। केवल जनगणना के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण हैं। भारत की वास्तविक भाषाएं, जैसा कि मुझे लगता है कि मैंने अपने पहले के एक पत्र में उल्लेख किया था, दो परिवारों की हैं, द्रविड़, जिसका हमने ऊपर उल्लेख किया है, और इंडो आर्य। मुख्य इंडो आर्य भाषा संस्कृत थी, और भारत की सभी इंडो आर्य भाषाएं संस्कृत की बेटियां हैं। ये हैं हिंदी, बंगाली, गुजराती और मराठी। कुछ अन्य रूप भी हैं। असम में असमिया है, और उड़ीसा या उत्कल में उड़िया भाषा का प्रयोग होता है। उर्दू हिंदी का एक रूप है। हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग हिंदी और उर्दू दोनों के लिए किया जाता है। इस प्रकार भारत की मुख्य भाषाएं केवल 10 हैं।
हिंदुस्तानी, बंगाली, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, कनारिस, मलयालम, उड़िया और असमिया। इनमें से हिंदुस्तानी, जो हमारी मातृभाषा है, पूरे उत्तरी भारत में बोली जाती है। पंजाब, संयुक्त प्रांत, बिहार, मध्य प्रांत, राजपूताना, दिल्ली और मध्य भारत में। यह एक विशाल क्षेत्र है जिसमें लगभग 15 करोड़ लोग निवास करते हैं। तो तुम देखती हो कि पहले से ही 150,000 लोग हिंदुस्तानी बोलते हैं, मामूली बदलाव के साथ। और जैसा कि तुम अच्छी तरह जानती हो, हिंदुस्तानी भारत के अधिकांश भागों में समझी जाती है। यह भारत की सामान्य भाषा बनने की संभावना है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अन्य मुख्य भाषाएं जिनका मैंने ऊपर उल्लेख किया है गायब हो जानी चाहिए। वे निश्चित रूप से प्रांतीय भाषाओं के रूप में रहनी चाहिए, क्योंकि उनका बेहतरीन साहित्य है और किसी को भी कभी किसी लोगों से उनकी अच्छी तरह विकसित भाषा छीनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। किसी लोगों के बढ़ने का, उनके बच्चों के सीखने का एकमात्र तरीका उनकी अपनी भाषा के माध्यम से है। आज भारत में सब कुछ उल्टा पुल्टा है और हम अपने बीच भी अंग्रेजी का बहुत प्रयोग करते हैं। मेरा तुम्हें अंग्रेजी में लिखना बिल्कुल हास्यास्पद है और फिर भी मैं ऐसा कर रहा हूं। हम जल्दी ही इस आदत से छुटकारा पा लेंगे, मुझे उम्मीद है। प्रिय दोस्तों, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की महत्वपूर्ण कृति ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री का हिंदी अनुवाद विश्व इतिहास की झलक थी। ध्यान रखें, आज के इस सोशल मीडिया के युग में इंफॉर्मेटिव और एजुकेटिव कंटेंट बनाना बेहद कठिन काम है। इसमें घंटों की मेहनत, गहरी रिसर्च और समर्पण की जरूरत होती है। इसलिए मैं आपसे विनम्रता से निवेदन करता हूं कि अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स। सुपर चैट या मेंबरशिप के जरिए हमारा आर्थिक साथ दें। आपका ये छोटा सा सहयोग हमें प्रेरणा देता है और अच्छे कंटेंट को बुरे कंटेंट के सामने जीतने में मदद करता है। आप सिर्फ एंटरटेनमेंट की जगह एजुकेशन को, बकवास की जगह सच्चे ज्ञान को बढ़ावा दे रहे हैं। चलिए अब अगले एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं।